Good morning, all my virtual students also. Good morning, Vanshika. Good morning, Rajveer. Good morning, Sandeep. Okay. So, yes. हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे थे, विच वॉज रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. हमारा चार्ट 3.1 हो चुका है, 3.2 भी हो चुका है, 3.3 भी हो चुका है, एंड राइट नाउ वी आर ऑन चार्ट नंबर 3.4, है ना. एक तो हम चार्ट नंबर 3.4 आज करने वाले हैं, जिसमें हमारे दो सेक्शंस कवर होने वाले, 34 एंड 35, which is relating to criminal and civil liability in case of misstatement. और उसके बाद इस चैप्टर का one of the main sections which is relating to private placement, जिसका एक पूरा complete चार्ट है पेज नंबर 3.5 पर, चार्ट नंबर 3.5 पर, सेक्शन 42. और इसके ऊपर काफी सारे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने जो है वो सवाल पूछा है, कभी कभी एमसीक्यू के रूप में और कभी कभी एज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. तो आज का सेशन तो इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेट्स चेक इट आउट गाइस, कम ऑन. सबसे पहले तो मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूं. जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है, ओके, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है, देयर इज अ गोल्डन रूल वाइल फॉर्मिंग द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें आप लिखते हो, लॉ मेकर एक्सपेक्ट करते हैं दैट दीज कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी ट्रू. Whatever you are stating should be fully true and there should be nothing but the truth. So basically the prospectus should contain the truth, the whole truth and nothing but the truth. मतलब half disclosure भी झूठ के बराबर होता है. पहली बात तो आपको सारी बातें बोलनी है. सारी बातें सिर्फ बोलनी नहीं है, सारी बातें जो आप बोल रहे हो वो सच होना चाहिए और सच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. आधा सच भी बोला है तो वो झूठ के बराबर है. और इसी प्रोस्पेक्टस को रिलाई करते हुए, जिसमें कुछ मटेरियल फैक्ट्स मिसस्टेटेड है, किसी इन्वेस्टर ने आपकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है जिसके वजह से उसको हो गया है लॉस, तो लॉस होना भी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे केस में नाउ देयर विल बी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लायबिलिटीज अगेंस्ट हिम. तो पहली बात तो देयर इज अ प्रोस्पेक्टस, देयर इज अ प्रोस्पेक्टस. इसी प्रोस्पेक्टस में आप लिखते हो बहुत सारे मटेरियल फैक्ट्स. कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल नहीं होते हैं, बट मटेरियल फैक्ट हुए हैं मिसस्टेट. मिसस्टेट मतलब क्या? या तो देयर इज अ रॉन्ग डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर और देयर इज अ हाफ डिस्क्लोजर. झूठ बोलना तो फ्रॉड है, सच छुपाना भी फ्रॉड है, और आधा सच भी झूठ के बराबर ही है, ऐसा लॉ मेकर कहते हैं. इन रेक्स वर्सेस कैलसेंट केस लॉ यही तो बात हुई थी. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि कंपनी पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है. यह बात सच थी. कंपनी सच में पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, बट यह बात सिर्फ आधी सच थी. पूरा सच यह था कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो था, बट पिछले 3 सालों में द कंपनी वॉज सफरिंग लॉसेस and the company was paying dividend from its past profits. अब जब आप ये सेंटेंस सुनते हो, कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हो, आपके मन में ये एटीट्यूड आ जाता है, क्या बात है यार, 2020 में कोविड आके गया बट कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं छोड़ा है. मतलब चाहे अच्छे दिन है या नहीं है, कंपनी टस से मस नहीं होती है, और कंपनी में काफी स्टेबिलिटी है, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो भी कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 5 years. यू डेवलप अ पॉजिटिव इमेज फॉर द कंपनी. बट जब आपको पूरा सच पता चलता है
कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो है पिछले 5 सालों से, बट पिछले 3 सालों में कंपनी लॉसेस सफर कर रही थी, और ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट्स। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी नाउ चेंजेस। समझ रहे हो आप? तो आपने जो आधा सच ही डिस्क्लोज किया है, हो सकता है गुमराह करने के इंटेंशन से किया होगा। समझ रहे हो आप? और इसीलिए लॉ मेकर कहते हैं कि ये बात सही बात नहीं है, ये बात सही बात नहीं है। तो रॉन्ग डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर और हाफ डिस्क्लोजर, everything will result into a misstatement. Everything will result into a misstatement. और इसी झूठ को हमने सच समझा है, इसी झूठ को हमने क्या समझा है, और सच समझते हुए हमने प्रोस्पेक्टस पे रिलाई किया है और हमने सिक्योरिटीज को खरीदा है, और बाद में पता चला कि ये बातें झूठ थी, जिसकी वजह से कुछ लॉस हो गया, कुछ डैमेज हो गया। तो लॉ मेकर कहते हैं आपको इसका मिलेगा कॉम्पेंसेशन, आपको इसका मिलेगा कॉम्पेंसेशन। बट याद रखना, कॉम्पेंसेशन आपको तभी मिलता है व्हेन यू आर द ओरिजिनल अलॉटी, व्हेन यू आर द, तो ही ये सारे रेमेडीज जो आपको दिख रहे हैं 34 के 35 के कॉम्पेंसेशन के, ये सारे रेमेडीज आपको तभी मिलते हैं व्हेन यू आर द ओरिजिनल अलॉटी। ओरिजिनल अलॉटी मतलब क्या? आपने एक्चुअली प्रोस्पेक्टिस पढ़ के प्रोस्पेक्टिस के द्वारा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और आपको सिक्योरिटीज अलॉट हुए, तो ही कंसिडर किया जाएगा दैट यू आर द ओरिजिनल अलॉटी। आप सोचो, इंस्टीट्यूट आपको ऐसा सवाल पूछ देगा, एक प्रोस्पेक्टिस इशू हुआ है, प्रोस्पेक्टिस मिसस्टेटेड भी है, प्रोस्पेक्टिस मिसस्टेटेड भी है, और यही प्रोस्पेक्टिस पब्लिक को इशू भी किया गया है। मिस्टर एक्स ने प्रोस्पेक्टिस लिया, उसको रीड किया, बट उसने सिक्योरिटीज खरीदे नहीं। क्या वो ओरिजिनल अलॉटी है थ्रू प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मेथड? नहीं। बट इंस्टीट्यूट फिर क्वेश्चन में डालता है, बट बाद में सिक्योरिटीज लिस्ट हुए, हमने, मिस्टर एक्स ने स्टॉक एक्सचेंज से ये सिक्योरिटीज खरीदे, उसने क्या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेथड से सिक्योरिटीज खरीदे हैं? कहां से खरीदे सिक्योरिटीज? अरे बोलो ना, स्टॉक एक्सचेंज से। कहां से? उसने सिक्योरिटीज खरीदे हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। लेटर ऑन ये कांड वांड पता चला और प्राइसेस एकदम से धड़ुम नीचे आ गए, तो इसीलिए अब ये बंदे ने क्या किया, कंपनी को स्यू किया कि देखो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट धोखा हुआ, लॉस हुआ, चलो कॉम्पेंसेशन दो। क्या ये बंदे को, मिस्टर एक्स को, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए? क्यों नहीं? वेरी गुड, because this person was not the original allotee. So virtual kids, what about you all? What is your answer? एक ही बच्चे ने आंसर दिया है नो, बाकी सब बच्चों का क्या स्टेक है? प्रणीता, वेरी गुड। तो प्रणीता कह रही है कि नो नो मैम, एक्स को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। फेस टू फेस बच्चे भी वही कह रहे हैं कि नो नो मैम, एक्स को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए, और आप सभी लोगों का जवाब एकदम सही है। इस बंदे को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन? बिकॉज ही वॉज नॉट द ओरिजिनल अलॉटी। ओरिजिनल अलॉटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये रेमेडीज मिलते हैं। ये रेमेडीज कोई बंदा जिसने सेकेंडरी मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से अगर शेयर्स खरीदे, तो ये रेमेडीज वो बंदे को अवेलेबल नहीं है। आप अगर चाहते हो इतना फोटो ले लेते हो क्या? एक फोटो लो, तो उसके बाद नीचे भी है और एक फोटो तब ले लेना, या ऐसे नहीं, ऐसे पार्ट पार्ट में ही फोटो लो। पहले इसका फोटो लो, prospectus. So this is the golden rule for forming the prospectus, that your prospectus should contain the truth, the whole truth. Truth मतलब सच्चाई, and nothing but the truth. झूठ बोला, सच छुपाया, आधा सच बोला है, आधा सच छुपाया है, वो भी धोखे के बराबर है और माना जाएगा आपका प्रोस्पेक्टस मिस स्टेटेड है। जो भी लॉस हुआ है
उसका कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट you can take action both civil as well as criminal against whom? Promoter, director, expert or any person who was authorized when he was issuing the prospectus. किन किन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो? प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट और एनी पर्सन हु वाज ऑथराइज्ड फॉर द इशू ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस, उनके अगेंस्ट आप ले सकते हो एक्शन. कौन से सारे एक्शंस? लेट्स चेक इट आउट. कम ऑन गाइस. सबसे पहली बात तो यू कैन फाइल अ केस अंडर सेक्शन नंबर 35. 35 के अंदर अगर आपने एक्शन लिया है तो ऐसे केस में आपको मिलता है कॉम्पेंसेशन. क्या मिलता है? कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान की आपको मिलती है भरपाई, उसको क्या कहते हैं? कॉम्पेंसेशन. एंड व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर 34, क्रिमिनल लायबिलिटी. सुनो ना, क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में क्या होता है? क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में पहली बात तो इस बंदे को भेजा जा सकता है जेल में. जेल में तो भेजा जाएगा, प्लस उस बंदे के ऊपर लगने वाला है फाइन. तो देखो 35 और 34 का क्या डिफरेंशिएशन है? 35 में आपको आपके नुकसान की मिलती है भरपाई. आपको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट, तो ये लॉस की वजह से, ये जो मिसस्टेटमेंट की वजह से लॉस हुआ है, उस लॉस की आपको मिलती है भरपाई. दिस इज 35. और 34 में जब आप उस बंदे के अगेंस्ट लेते हो क्रिमिनल एक्शन, उसने गलत काम किया है, उसको उसके गलत काम की मिलती है सजा. उस बंदे को जेल भेजा जाएगा, उस बंदे को फाइन लगेगा. तो एक में आपको आपका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, बट उस बंदे को भी तो बोलना जरूरी है ना, तूने जो किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तेको हम जेल भेजेंगे, तेरे ऊपर हम फाइन लगाएंगे. दैट इज सेक्शन नंबर 34, क्रिमिनल लायबिलिटी. बट क्रिमिनल लायबिलिटी की ये जो फाइन है, ये जो जेल है, वो बताया गया है अंडर सेक्शन 447. दैट इज नॉट गिवन अंडर 34. 34 गिव्स द रेफरेंस ऑफ 447. ठीक है? ओके, तो इसका भी आप फोटो ले लीजिए. ये 447 एक्चुअली आपको करने की जरूरत नहीं है. तब आपने कितना फोटो लिया था? ऑथराइज्ड पर्सन तक ना, तो इतना ले लो. देखो ये फिर ले लिया फोटो कि लिख रहे हो आप लोग? प्रोस्पेक्टिस के केस में ये जो 447 है ना, ये वाला हिस्सा एप्लीकेबल होता है. 447 इज अ जनरल सेक्शन अंडर द एक्ट. अगर आपका सेक्शन कुछ पनिशमेंट नहीं देता है तो 447 लगता है. अब 34 ने 447 का रेफरेंस दिया है, बट 447 ओरिजिनली जब सेक्शन बनाया था ना, वो एक जनरल सेक्शन है, तो इसलिए उस सेक्शन में लिखा था आपने अगर कुछ कांड किया है, उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इतनी जेल इतना फाइन, और पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इतना जेल और इतना फाइन. बट प्रोस्पेक्टिस के केस में तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो 447 का ये वाला हिस्सा एप्लीकेबल होता है प्रोस्पेक्टिस के सेक्शन के लिए, जहां पे आपको जेल होगी मिनिमम 3 साल के लिए. मिनिमम 3 साल. सपना चालू होने के पहले ही चूर चूर हो जाएगा. जेल 10 साल तक की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेंशंस. 10 साल, करियर खत्म हो गया बंदे का, कुछ नहीं रहा. 10 साल में क्या ही हो जाता है. एंड देन फाइन आपको लगेगा, मिनिमम फाइन वुड बी द अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड मैक्सिमम फाइन वुड बी 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड. ओके, पक्का 100%? यस. बट अब मेरे को आपको कुछ बताना है.
34 सेक्शन जो है ना क्रिमिनल लाइबिलिटी का, वो ये कहता है अगर बंदा ये प्रूफ कर ले कि जो स्टेटमेंट जो मिसस्टेटेड था वो इममटीरियल है, वो क्या है, या तो फिर you believed that whatever you had said is true. इनफैक्ट आज भी आपको लगता है कि मैंने उस दिन जो कहा था वो सच है, तब भी आपको लगता था सच है, अब भी आपको लगता है आपने जो भी कहा है वो सच है, तो ऐसे केस में देन यू विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. तो अगर आपके अगेंस्ट किसी ने एक्शन ले भी लिया है, बट आप ये प्रूफ कर लो कि जो गलत बात लिखी है वो इममटीरियल है, या तो तब भी आपको लगता था आपने जो कहा था वो सच है, और आज भी आपको लगता है जो आपने कहा है वो सच है, तो ऐसे केस में देन यू विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. तो आपके पास अभी भी लास्ट चांस है अपने आप को निर्दोष साबित करने का. बट दीज आर द रेमेडीज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 34. ये 34 में लिखा है, ये देखो आपके चार्ट में भी आपको नजर आएगा 34. ये देखो 34. पहली बात तो 34 जो है कहता है यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन नंबर 447. 447 कहता है जेल कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल. फाइन भी लगेगा जेल के साथ साथ. मिनिमम फाइन वुड बी द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मैक्सिमम फाइन कैन गो अप टू 3 times the amount of fraud. But if the person proves कि ये जो स्टेटमेंट जो मिसस्टेट हुआ था ना वो इममटीरियल है, इममटीरियल मतलब इररेलेवेंट, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. और जैसे कि हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स लिखते हैं प्रोस्पेक्टस में जिसमें हम कंपनी के डिटेल्स भी लिखते हैं, जैसे कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी. से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 11 अगस्त, गलती से प्रिंट हो गया 1 अगस्त. क्या ये मटीरियल है? 11 अगस्त क्या और 1 अगस्त क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेट होके 30 साल हो गए. समझो आप, क्या ये मटीरियल है? आज के दिन पे ये चीज मटीरियल नहीं है. इसके वजह से क्या आपको नुकसान नहीं होगा? समझ रहे आप? तो वो स्टेटमेंट इममटीरियल था, या तो फिर यू हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एंड यू डिड बिलीव अप टू द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस कि जो भी आपने कहा था वो सच है. तब भी आपको लगता था आपने जो कहा था वो सच है, आज भी आपको लगता है आपने जो कहा है वो सच है, और आप बता रहे हो जज साहब देखो ये वो ग्राउंड्स है. अगर आप जज साहब को कन्विंस कर सकते हो तो जज साहब आपको सजा नहीं देंगे. ये किसके अंदर रेमेडी अवेलेबल है? सेक्शन नंबर 34. ओके. और सिविल लाइबिलिटी में तो आपको देना पड़ता है कॉम्पेंसेशन. क्या देते हो आप? कॉम्पेंसेशन. आप ये एक्शन ले सकते हो अगेंस्ट एनी डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट और अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. वो बंदे के अगेंस्ट अगर आपने केस फाइल किया, दैट पर्सन विल हैव टू गिव यू कॉम्पेंसेशन, मतलब अपने जेब से पैसे निकाल के आपके नुकसान की भरपाई करेगा ये बंदा, क्योंकि इस बंदे ने गलत स्टेटमेंट दी है जिसको आपने सच समझा है और सच समझ के आपने सिक्योरिटीज में किया है इन्वेस्ट. ये सुनो गाइस, पक्का 100%. तो एक आखिरी सेक्शन हमारा बचता है and that is private placement, and please mark this section as really very 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 important. इसका ना एक पीपीटी है प्राइवेट प्लेसमेंट का, एक पापा चार्ट है. प्राइवेट प्लेसमेंट. हाँ, वर्चुअल किट सब ठीक ना? टेलीग्राम पे आपका मैसेज नहीं आया, आई थिंक यही हो आप लोग. केवल, वंशिका, हिशिता, स्वाति, प्रणीता, ऑल ओके ना? प्रेरणा, तनुजा, आकांक्षा, राजवीर. अभी क्या एक एक बच्चों का नाम लूं क्या मैं?
ओके, कम ऑन गाइस, यस, प्राइवेट प्लेसमेंट। हमने डे 1 पे जब ये चैप्टर की शुरुआत की थी, हमने देखा था कौन सी कंपनी कैसे कैसे वे से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। उसमें आपने देखा था पब्लिक कंपनी अगर चाहे पब्लिक के पास तो जा सकती है, बट अगर वो पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर आप पब्लिक के पास जा रहे हो, अब आपने सारे सेक्शंस कर लिए, प्रोस्पेक्टस बनाओ, प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास इशू करो, प्रोस्पेक्टस को पब्लिक को इशू करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो जितना पैसा आया है पूरा का पूरा रिफंड करो, अरे हाँ या ना, अंडर राइटर अपॉइंट करो, सेपरेट बैंक में पैसा डालो, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करो, सिर्फ अप्लाई नहीं, उनका परमिशन अप्रूवल भी लो। इतनी झंझट नहीं करना है ये सब मुझे, क्विक मैनर में फटाफट मेरे को क्या करना है, अपने पैसे रेस करने हैं। फिर मैं क्या करूंगी, शार्क टैंक पे चले जाओगे, ठीक है, वहीं पे अपनी पिच दूंगी, और मैं क्या करूंगी, वहीं पे तुरंत ऑफर, और फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस, और बस जाल। मैंने क्या किया है, ये जो ऑफर किया है पब्लिक एट लार्ज को नहीं किया है, बस ये 5 शार्क्स को किया है, जिनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने ऑफर दिया, काफी पैसा मिल गया मुझे, 50-60 करोड़। तो 50-60 करोड़ अगर 2-3 लोगों से ही मिल गया, मैं जनता के पास जाने का पूरा हैसल क्यों फॉलो करूं? वाई गो थ्रू ऑल दैट पेन व्हेन दीज पीपल, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला थे, खैर अब तो वो नहीं है, तो अगर मैं उनके पास ही जाके मेरे को 50-60 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है, वाई विल आई गो टू द पब्लिक? आई रादर गो टू दैट वन पर्सन ओनली। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, और पब्लिक कंपनीज भी अगर चाहे दे कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू, पब्लिक कंपनीज भी अगर चाहे दे कैन गो फॉर अ, और प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा ही सकती है। ओके, बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट, आपको फॉलो करना पड़ता है सेक्शन नंबर 42। व्हाट इज दिस सेक्शन सेइंग? देखो, जब आप पब्लिक के पास जाते हो, क्या प्रोस्पेक्टस इशू करते हो? जब आप पब्लिक के पास जाते हो, वर्चुअल बच्चों बोलो, क्या प्रोस्पेक्टस इशू करते हो? यस। तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा जो आप इशू करोगे, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। क्या कहते हैं बोलो तो? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, जो इशू किया जाता है इन फॉर्म नंबर PAS4। PAS इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोस्पेक्टस का P, अलॉटमेंट का A, सिक्योरिटीज का S। तो इसके सारे फॉर्म्स PS 1, 2, 3, 4 ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं है? ठीक। तो आप देते हो, क्या देते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इन फॉर्म नंबर PAS4, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आपके नाम से दिया जाता है। आपके नाम से दिया जाता है मतलब क्या? जिसका नाम इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर में लिखा है, वही वो पर्सन है जो ऑथराइज्ड रहेगा टू सब्सक्राइब इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। चाह कर भी पर्सन अपनी बीवी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, मम्मी, पापा, भाई, बहन के नाम पे ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनफैक्ट लॉ मेकर तो कहते हैं जिनको आपने प्राइवेट प्लेसमेंट देने का सोचा है, उनके नाम आपको पहले आरओसी के पास बताने होते हैं। तो आप उनके पास जाने के भी पहले आप आरओसी के पास जाओगे, मम्मा के पास, और मम्मा को बोलोगे, हे मम्मा देखो, मैं इन लोगों के पास प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर लेके जा रहा हूं। फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर उनको देते हो, ठीक है। एंड जब आपने ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर उनको दिया है, इसका भी कुछ टाइमलाइन है, इसका भी कुछ टाइमलाइन है। हाँ, ये देखो,
जैसे ही आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया, आपके जो सिक्योरिटीज है वो अलॉट हो जाने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो आपके, मैंने ऑफर दे दिया आज आपको, नाउ इट इज अप टू यू टू ईदर एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर। जैसे ही आपने मेरे को अप्लाई किया, आई वुड हैव टू मेक द अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू होने के 60 डेज के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 60 डेज में कोई कारण की वजह से अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा पैसा जो है 15 दिनों के अंदर करना होगा रिफंड। 15 दिनों के अंदर करना होगा रिफंड। 15 दिनों में अगर आपने रिफंड नहीं किया तो ऐसे केस में द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल टू रीपे द मनी, दैट टू विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और आपको पता है ये इंटरेस्ट कब से लगेगा? इस तारीख से नहीं, ये इंटरेस्ट आपको लगेगा फ्रॉम द 68th डे। ये इंटरेस्ट आपको लगना चालू हो जाएगा फ्रॉम द 68th डे। अच्छा, वंशिका का मैसेज आया, मैम शार्क टैंक में पिच करने से पहले क्या आरओसी को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा? सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है एवरी पर्सन हु इज कमिंग ऑन शार्क टैंक इज डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। ये भी समझो आप वंशिका, some people are doing business in the form of LLPs, HUFs also I've seen. Okay, so HUF और LLP को Companies Act applicable नहीं है। So in what form you are doing the business उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, अब देखो ऐसा भी हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना शेयर्स बेच रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिचुएशन इज कौन सा सेक्शन लगेगा वैसा वो बात है। हर कंपनी सेम नहीं है। इनफैक्ट एवरी पर्सन हु इज कमिंग ऑन शार्क टैंक इज नॉट डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। देयर आर सम एनजीओज ऑल्सो हु आर सीकिंग फॉर फंडिंग, जो रिसर्च में जो फंड डोनेशन सीक कर रहे हैं फ्रॉम दीज शार्क्स। सो व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी यू आर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। बट अगर आप कंपनी हो, आप क्या कर सकते हो? इन शार्क्स के पास प्राइवेटली जा सकते हो और उनको कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर। बट वो पीपीओएल देने के पहले, यस, आप आरओसी को बताओगे आप किसको पीपीओएल देने वाले हो। फिर उनको पीपीओएल दिया जाएगा। पीपीओएल दिया जाने के बाद क्या हो जाएगा? फिर दे विल सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, यू विल अलॉट द शेयर्स, ऐसे करके उनको इक्विटी का स्टेक मिल जाता है। शार्क्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है इन दिनों में दे आर ओनली इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड आस्किंग इवन फॉर रॉयल्टी। तो अब आप समझो अगर डेट आ जा रहा है तो हो सकता है आप डायरेक्टली डिबेंचर्स इशू कर लो। समझ रहे हो आप? सो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस, वो तो आपको देखना पड़ेगा वंशिका। ओके, हाँ, गॉट इट, गुड, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे। हाँ, रिफंड की बात कर रही हूँ। 12% इंटरेस्ट अगर अलॉटमेंट हो जाता है 60 डेज के अंदर, तो फिर तो रिफंड क्यों करोगे आप, है ना? हाँ, वो तो पहले ही बोल देगी आई एम आउट। उसको सिर्फ ग्लैमर के लिए लाया हुआ है शार्क टैंक पे, ऐसा लगता है मुझे। वही तो, उसके पापा का ही बिजनेस वो रन कर रही है। ठीक है, अभी किस्मत होती है, हर कोई इंसान अपनी किस्मत लेके आता है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा लेक्चर नहीं चल रहा है, इतना भाग के आया तो ठीक है। अमर से बात कर ले और उसको बोल दे घर से स्टाइलिश लेके आ जा। हाँ, तो ये जो 12% का इंटरेस्ट है वो आपको लगना चालू हो जाएगा फ्रॉम द 60th डे। इनफैक्ट अलॉटमेंट के बाद भी आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपने 5 शार्क्स को ऑफर दिया है बट सभी ने अप्लाई किया, जरूरी थोड़ी ना है। तो किन्होंने अप्लाई किया, आपने किसको अलॉट किया, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वापस से आप आरओसी के पास करते हो फाइल। यहां पे है देखो, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विल बी फाइल्ड विद द आरओसी इन फॉर्म नंबर PAS3 विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट। ओके, तो देखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर किस में दिया जाता है?
PAS4। जैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया 60 डेज में अलॉटमेंट होना चाहिए। 60 डेज में अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ 15 दिनों में रिफंड करो। रिफंड अगर नहीं हुआ देन द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल टू रिफंड द मनी, दैट टू विथ इंटरेस्ट of 12% per annum from the 68th day। इसमें भी सेम बात है, जब आप एप्लीकेशन मनी लेते हो दिस एप्लीकेशन मनी हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट which can be utilized only for allotment और फॉर रिफंड अगर कोई कारण की वजह से अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं हुआ। जो भी पैसा आप लेते हो सेपरेट शेड्यूल बैंक में रखा जाएगा, बैंक में रखा जाएगा। मतलब पैसा जब आप लेते हो यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, यू हैव टू एक्सेप्ट द मनी ओनली थ्रू अ बैंकिंग चैनल। तो या तो फिर आप चेक दो, डीडी दो, या तो फिर आप एनईएफटी कीजिए, बैंक ट्रांसफर कीजिए, तो बैंक डिटेल्स आप शेयर कीजिए, जो भी करना है करो। पैसा जो लिया जाएगा ओनली थ्रू द बैंकिंग चैनल। ऑब्वियसली बात है काला धन को रोकने के लिए। ओके हाँ, बट जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके और यही प्राइवेट प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट किया जा सकता है ओनली टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को? बट ये 200 की गिनती में आपके एम्प्लॉइज और आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs काउंट नहीं होते। तो ऐसा MCQ भी पूछा जा सकता है। बताइए कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज अलॉट किए जा सकते हैं? मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो यू कैन नॉट मेक एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द सेम। सेक्शन 30 में हमने देखा था प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है आप उसकी चर्चा, एड, माहौल बना सकते हो, बट यहां पे तो नाम में लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट, इसकी कोई भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। इनफैक्ट आपने इसमें से कुछ भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया माना जाएगा आपने पब्लिक ऑफर किया है, और पब्लिक ऑफर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हो जाएंगे आपको एप्लीकेबल। ओके अमाउंट जो भी लिया जाता है बैंक के थ्रू ही लिया जाएगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS3 में आप ROC के पास फाइल करते हो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ योर अलॉटमेंट, और जो भी पैसा मिला है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे जिसको यूटिलाइज किया जाएगा ईदर फॉर अलॉटमेंट और फॉर रीपेमेंट। ओके सो दैट इज अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें से कुछ भी आपने अगर फॉलो नहीं किया तो माना जाएगा इट इज अ पब्लिक ऑफर, और पब्लिक ऑफर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस आपको हो जाएंगे एप्लीकेबल। फोटो ले लेते हो इसका। ओके लिया फोटो? कैन यू सेंड फोटो ऑन टेलीग्राम? ओके सेंडिंग। भेज दिया बेटा। इसका भी ले लो फोटो, फिर ये 2 PPTs कर ली ना पूरा सेक्शन ही हो जाता है। हाँ डन। आ जाइए टेक्स्ट बुक्स पे।
तो देखो, a private placement is made to only a select group of persons, and this select group of persons can be not exceeding 50 or such higher amount as may be prescribed. as may be prescribed के वहां पे लिखो 200. तो क्या रूल्स प्रिस्क्राइब हुए हैं? जी हाँ, और रूल्स के हिसाब से द फिगर इज 200. बट 200 की गिनती में QIBs और एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे. जब कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर देते हो, you identify the persons in whose name you are giving the offer, and such offer will not carry a right of renunciation. Renounce करना मतलब ट्रांसफर करना. रिनाउंसिएशन का राइट आपको नहीं मिलेगा. आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए. इसको चार्जिंग पे क्यों नहीं लगा तुमने? है क्या चार्जिंग? ठीक है. आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ना चाहिए तो ना कीजिए. द राइट विल बी ओवर, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन एल्स. यस और नो गाइस? अरे बोलो ना. यही पैसा जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मिल रहा है, वो आपको लेना होगा ईदर थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट और सम बैंकिंग चैनल, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू कैश. जब तक आपका एग्जिस्टिंग ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है, नो फ्रेश ऑफर कैन बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट of the previous thing has been withdrawn or it has been cancelled. Next, जैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया, सिक्योरिटीज आपको अलॉट करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. कोई कारण की वजह से 60 डेज में आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए, यू विल हैव टू रीपे द मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. और रीपे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 12% का, दैट टू फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ. वो 16th डे लिखा है ना, उसको प्लीज 60th डे कर लीजिए. मिस्टेक है, डिक्टेट किया था तो उसने 16th लिख लिया. 60th डे. जो भी पैसा मिला है, विल यू कीप इट इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट, and it will be utilized only for two purposes, allotment और for repayment. अगर allotment नहीं हुआ तो क्या आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट इशू कर सकते हो? तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट इशू नहीं होगी. और जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, क्या आपको ROC के पास 15 दिनों के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS 3 में भरना होता है. अरे बोलो ना. डिफॉल्ट का वो पेनल्टी है, वो पेनल्टी करने की जरूरत नहीं है. ये सब पेनल्टी 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 है. और अगर आपने ये प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, यू डिड नॉट कंप्लाई द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर. और पब्लिक ऑफर से रिलेटेड इस सेक्शन, ये चैप्टर में जितने सेक्शंस है वो सारे के सारे हो जाते हैं एप्लीकेबल. ठीक है ना? वो 2 PPTs है, उसमें सारा का सारा जो है वो हो जाता है कवर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 3. ये चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हमारे कुछ हुए, कुछ पेंडिंग है ना. तो आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ 2 क्वेश्चंस का. फ्रॉम टुमारो मोस्टली स्वप्निल सर विल कम. तो स्वप्निल सर चालू करेंगे चैप्टर नंबर 8, 9, 10 iOS. मैं क्या करूंगी ना, इसी हफ्ते में कभी शाम के दिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लूंगी. तो सुबह सर का क्लास ले लेना, शाम को मेरा ले लेना, चलेगा ना? है ना? तो ये चैप्टर जब हमारा हुआ है ताजा ताजा, हम लोग तभी क्वेश्चंस कर लेंगे. तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौना घंटा ही चाहिए. वो जब भी आपको बीच में टाइम है, मैं आके आपको करवा दूंगी ये क्वेश्चंस. तो सर का चलने दो, शुरू करने दो सर को, और मैं भी मेरा शाम को ये क्वेश्चंस ले लूंगी. नहीं तो फिर सर वापस परसों आएंगे, तो उसके बदले मैं शाम को कभी तो भी ले लूंगी, तो वो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी. बट आज आपके जो 2 क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए, वो देख लो क्या क्या है इस चैप्टर के.
ये जो मैंने आपको बोला था ना वो वाला केस की कंपनी पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन 6। देखो कंपनी ने कहा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, but it did not disclose the fact that dividend was not paid out of the trading profit but it was paid out of the capital profit। आधा सच भी झूठ होता है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है? उसी के ऊपर ये सवाल है। क्वेश्चन 6 इज योर होमवर्क एंड 7, 8 तो हमारा हो चुका है, एक मेरे को प्राइवेट प्लेसमेंट का होमवर्क देना है। सेवनटीन्थ हुआ है क्या हमारा? नहीं ना। 17 क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 17। हिशिता आपने क्या सवाल पूछा चैप्टर 3 के? मैम क्या मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ, चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपके होमवर्क के लिए है। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं ना हम लोग चर्चा करेंगे उस बारे में, थोड़े ही कुछ बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं। वो जो क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे एक दिन शाम को मिलकर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो आप ऑनलाइन आ जाना और आप वो क्वेश्चंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली फ्रॉम टुमारो स्वप्निल सर विल कम, ठीक है? आपको यही बुक्स कैरी करनी है, चार्ट बुक और आपकी क्वेश्चन बैंक, ठीक है? चलो सी यू, बाय बाय। हाँ, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस बाकी के मैं करवाने वाली हूँ। हाँ बोलो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए ना, बट उसमें ये थोड़ी ना लिखा होता है कहाँ से दिया है। वो आपके लिए है क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हो। व्हाट अबाउट द जनता? बताओ मुझे, फाउंडेशन में भी आप इतना सोच सकते थे? फिर इतनी तुम्हें शाइनिंग खाने की क्या जरूरत है ना, फिर तुम इतना भी मत बोलो। आधा सच बोल रहे हो, आधा छुपा रहे हो, तो गुमराह कर रहे हो ना। इज व्हाट योर इंटेंशन वाज, दैट इज व्हाई। ठीक है, चलो बाय गाइस।